% less fat, more. So much money flowing in a single. You're under arrest. Most everyone took it. मूवी की शुरुआत फोनिक्स एरिज़ोना में दिखाई जाती है। शहर से थोड़ी दूर पे रहने वाली एक हाउसवाइफ जिसका नाम कोनी है, उसे आधी रात पे अपने खुद के घर में अरेस्ट किया जाता है। वो अपने लिए स्टैंड लिए बिना हार मान लेती है। तभी वो बैठ के याद करती है कि कैसे महीनों पहले ये सब शुरू हुआ था। कोनी पहले 3 बार रेस वॉकिंग के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी है, पर इससे कोई अमीर या फेमस नहीं होता। आजकल वो अपने पति रिक के साथ रहती है, जो एक IRS ऑडिटर है। उनके रिश्ते में काफी परेशानी चल रही होती है। रिक और कोनी इलाज पे काफी पैसे बर्बाद करते हैं क्योंकि उनका बच्चा नहीं हो पा रहा है, और जब कोनी फाइनली प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो बच्चा खो देती है। उसी समय रिक फैसला करता है कि वो काम पे ट्रेवल करने की नौकरी करेगा ताकि महीने के 3 हफ्ते उसे घर न आना पड़े। जब रिक घर पे होता है तो वो कोनी के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करता। वो उसे हर समय याद कराता रहता है कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है और उसी के कारण उसके काफी पैसे बर्बाद हुए। साथ में रिक कोनी को उसके कूपन्स के पागलपन के लिए भी डांटता है। कूपन्स की बात सच है। कोनी कूपन्स इकट्ठा करके बहुत ज्यादा सामान खरीद के नर्सरी में रख देती है। वो अलमारियां भर के अपने दुख से जूझती है। रिक के ज्यादा आसपास न रहने का फायदा है कि कोनी ने अपने पड़ोसी जोजो से अच्छी दोस्ती कर ली है। जोजो का पैसा बचाने का YouTube चैनल है और वो भी कूपन्स के लिए पागल है। जोजो अपनी माँ जोजी के साथ रहती है और कुछ समय पहले ही उसकी ID कार्ड चोरी हो गई, जिस कारण उसको नौकरी नहीं मिल रही है। अब अपने खाली समय में जोजो डाक या अल के साथ इश्कबाजी करती है और घर घर जाके मेकअप बेचती है, पर वो काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब भी कोनी बाजार जाती है तो वो कैशियर ग्रेग को अपने खरीदे हुए सामान के बदले बहुत सारे कूपन्स देती है, जिस वजह से लाइन में लगे लोगों को काफी देर इंतजार करना पड़ता है। पर साथ ही में उसका बिल जो $100 से ऊपर का होता है वो कूपन्स के लगने पर $16 रह जाता है। कोनी हमेशा एक बात बोलती है कि अगर आप पेनीज पे ध्यान देंगे तो डॉलर्स खुद बच जाएंगे। एक दोपहर किराने का सामान नर्सरी की अलमारियों पर रखते समय कोनी दीवार पे लगे बच्चे के वॉलपेपर को देख के दुखी हो जाती है, तो वो फैसला करती है कि वो ढेर सारे सीरियल्स खाएगी, जिसको खा के शायद वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए। वो सीरियल्स बासी हो चुके हैं। कोनी को जितना भी गुस्सा आया होता है वो उसी गुस्से के साथ उस सीरियल्स कंपनी को शिकायत करने के लिए मेल करती है। कुछ दिनों बाद कोनी को कंपनी से बासी सीरियल के लिए माफी मांगते हुए चिट्ठी मिलती है और साथ में मुफ्त सीरियल खरीदने का कूपन भी मिलता है। जब कोनी इतराकर बाजार जाती है उस कूपन से खरीदारी करने, तो ग्रेग बताता है कि वो कोई खास नहीं है। शिकायत करने में सभी को मुफ्त कूपन्स मिलते हैं। अब ये बात सुन के कोनी उत्सुक हो जाती है और वो अलग अलग कंपनियों को चिट्ठियां लिख देती है, चाहे उनके सामान में कोई खराबी ना हो तो भी। अब ये सब करके उसे मुफ्त का सामान खरीदने के बहुत सारे कूपन्स मिलते हैं। कोनी वो कूपन्स जोजो को दिखाती है, जो इस तरह की रणनीति को देखकर चौंक जाती है। वो कोनी से कूपन खरीदने की कोशिश करती है क्योंकि वो कूपन अभी भी उस सामान की वास्तविक कीमत से सस्ता होगा। जोजो के प्रस्ताव को सुन के कोनी को ये एहसास होता है कि उसे जो सामान मुफ्त में मिला है उसे बेचने से उसको 100% लाभ होगा और इससे बहुत अच्छा धंधा चलेगा। इंटरनेट पर खोज करने के बाद उसे पता चलता है कि कूपन मैक्सिको में बना है, जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो वहां जा सकते हैं और उधर से दोबारा बेचने के लिए कूपन का गुच्छा चुरा सकते हैं। जोजो ये सब करने के लिए पहले हामी नहीं भरती, मगर वो कर्जे में डूबी रहती है, इसलिए वो मदद करने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ नेवेडा में नुकसान निवारण करने के अधिकारी केन एक बाजार में अपना काम कर रहे हैं। तभी एक कैशियर को कूपन के कारण दिक्कत होती है। केन कूपन को देख के जल्दी ये बता देता है कि वो नकली है। मैनेजर पूछता है कि क्या वो उसको बदल सकते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी औरत बहुत सालों से उनकी ग्राहक है, लेकिन केन मना कर देता है क्योंकि नियम सबके लिए एक समान है। केन का स्वभाव बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से बूढ़ी औरत उसको सुनाती है। ऐसी स्थिति बाद में होती है जब वो घर लौटने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ता है। एक माँ उससे पूछती है कि क्या वो अपनी सीट उसकी बेटी के साथ बदल सकता है ताकि वो उसको हवाई जहाज से नीचे का सीन दिखा सके, लेकिन केन एक बच्चे की तरह मना कर देता है
ये कहते हुए कि ये बच्चे के लिए सबक है जो उसको सीखना चाहिए। जब वो आखिर में अपने खाली घर में आता है, केन गुस्से में टीवी पर चिल्लाता है। अगले दिन मैक्सिको में कोनी और जोजो कूपन फैक्ट्री में आते हैं और देखते हैं कि कर्मचारी अपनी शिफ्ट समाप्त करके जा रहे हैं। वो एल्जेंड्रो और रोजा से संपर्क करने का फैसला करते हैं, जो पहले से नियम तोड़ रहे हैं पर वो खतरनाक नहीं लगते हैं। जोजो और कोनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनको लूटने वाले हैं, लेकिन कोनी और जोजो उन्हें बताती है कि वो मदद मांगने के लिए वहाँ आए हैं। एल्जेंड्रो के घर में बातचीत करने के लिए उनका स्वागत किया जाता है। उन्हें पता चलता है कि रोजा प्रेग्नेंट है। फिर कोनी और जोजो उनके सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम कूपन चोरी करोगे तो वो अमेरिका में बेचेंगे और फिर मुनाफे का हिस्सा बांटेंगे। एल्जेंड्रो को ये एक अच्छा विचार नहीं लगता, लेकिन रोजा उसे अपने बच्चे के खातिर ऐसा करने के लिए मना लेती है। फैक्ट्री को हिस्से में बांटा हुआ है, जहां एल्जेंड्रो प्रिंटिंग में काम करता है और रोजा रिडेम्पशन में काम करती है। कुछ दिनों के बाद जोजो और कोनी को कूपन्स का पहला बॉक्स मिलता है। वो वेबसाइट बनाती हैं जिस पर उनको बेच देती हैं और जोजो के चैनल पर भी प्रमोट करती हैं। उनका काम बहुत जल्दी सफल हो जाता है और वो बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, लेकिन जल्दी ये सुपरमार्केट भी देख लेती है। केन को उसके बहुत सारे मैनेजर्स चिट्ठी और फोन कॉल करके उसके द्वारा जितने भी पैसे लूज हुए हैं सभी के बारे में शिकायत करते हैं। इसलिए वो जांच शुरू करते हैं कि उसे किसी एक कूपन के पीछे क्रेडिट कार्ड नंबर मिल जाता है जिसने इन सारे कूपन्स को खरीदा है। 11 दिनों के काम के बाद केन उस हाउसवाइफ से मिलने जाता है जिसने उस कूपन का इस्तेमाल किया था और वो उसे कूपन बेचने वाली वेबसाइट के बारे में बताती है जिसे यूट्यूबर पर एक महिला द्वारा प्रमोट किया जाता है। जब केन काम पर लौटता है और वेबसाइट खोलता है तो वो मोटो देखता है कि यदि आप पेनीज का ध्यान रखेंगे तो डॉलर खुद बच जाएंगे। दूसरी तरफ जोजो और कोनी उदास हैं क्योंकि ज्यादा पैसा आने के कारण उनका पेपल अकाउंट बंद हो गया है और इसे वापस खोलने के लिए उन्हें ये साबित करना होगा कि वे एक वैलिड बिजनेस चला रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि इसको ठीक कैसे करना है, इसलिए वे जल्दबाजी में टीना से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं, जो कि डार्क वेब पर फेमस हैकर है। टीना उन्हें इतनी आजादी से प्रचार करने के लिए डांटती है क्योंकि इस सब से उनका पता लगाया जा सकता है। इसलिए जोजो की वीडियो हटाने के बाद वो बताती है कि उन्हें अपने बिजनेस के लिए एक फ्रंट की आवश्यकता है ताकि वे उनका पैसा साफ कर सके। उन्हें नकली आईडी, बैंक खाते और काम करने के लिए गुप्त घर मिलेगा। साथ ही उन्हें अपना पैसा खर्च करने से पहले 6 महीने इंतजार करना होगा ताकि उनके द्वारा स्थापित हर कनेक्शन जो उनके असली नामों से जुड़ा है वो गायब हो जाए। सब कुछ ठीक होने के बाद टीना को उसकी मदद के लिए 10% मिलेगा। वो उन्हें उनकी महत्वपूर्ण फाइल्स को रखने के लिए एक विशेष एनक्रिप्टेड यूएसबी देती है। टीना की तेज सोच के कारण केन के लिए इंटरनेट पर कोई सुराग नहीं बचा है। वो एफबीआई के पास जाता है और वो कहते हैं कि वो इस पर गौर करेंगे, लेकिन वास्तव में उन्हें इसमें एक समस्या का पता चल जाता है। कूपन का विषय हंसाने योग्य होने के कारण वो इस मामले को अपने सबसे निचले डेस्क कार्यकर्ता अल्बर्ट के पास फेंक देते हैं क्योंकि उसके पास काम करने के लिए बेहतर कुछ नहीं है। अल्बर्ट मामले को स्वीकारता है। जोजो के कॉस्मेटिक्स ब्रांड और टीना की फर्जी आईडी को कवर के रूप में इस्तेमाल करने से कूपन घोटाला फिर से एक बहुत ही लाभदायक बिजनेस में बदलने लगता है। पर दूसरी तरफ केन एफबीआई के लिए हर दिन संदेश छोड़ता है। 6 महीने बाद कोनी और जोजो अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें याद है कि टीना ने कहा था कि ये काला धन है, इसलिए उन्हें पहले इसको साफ करना होगा। फिर कोनी को रिक की एक ग्राहक की कहानी याद आती है और कोनी फैसला करती है कि उन्हें फिर से बेचने के लिए बहुत सारी महंगी चीजें खरीदने की जरूरत है और बाद में उनकी बिक्री से मिले पैसों को स्वच्छ माना जाएगा। फिर वो सभी बैंक्स को मनाती है कि उन्हें पैसे कैश में दे क्योंकि उन्हें लोगों को अपने कॉस्मेटिक्स के धंधे पे रखना है। उसके बाद कोनी और जोजो एक अविश्वसनीय रूप से महंगी खरीदारी करने जाते हैं। वो स्पोर्ट्स गाड़ी, नाव, एक निजी विमान खरीदते हैं और यहाँ तक कि बंदूकें भी। बाद में वो लॉस वेगस की यात्रा करते हैं जहाँ वो अपने भविष्य की योजना पर चर्चा कर रहे होते हैं कि जोजो अपनी माँ की गिरवी रखे सामान को वापस लेगी और कोनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को फिर से आजमाना चाहती है। इस बीच केन को आखिरकार एफबीआई से कॉल आ जाती है जिसका वो इंतजार कर ही रहा था। अल्बर्ट उसे सूचित करता है कि उससे इंटरनेट पर कुछ नहीं मिला क्योंकि एक एक्सपर्ट ने सभी कुकीज ट्रायल्स को हटा दिया है, लेकिन तब से कूपन पुराने नियमित मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो वास्तव में मदद कर सकता है। 2 दिन बाद केन एक पोस्टल इंस्पेक्टर से मिलता है। सिमोन मामले को स्वीकारता है और केन को वेबसाइट से कुछ कूपन ऑर्डर करने के लिए कहता है ताकि वो सिस्टम को अच्छी तरह देख सके। जब लिफाफा कुछ दिनों बाद आता है, सिमोन जल्दी से लिफाफे को नोटिस करता है कि ये कहां से है।
सिमोन जल्दी लिफाफे को नोटिस करता है कि ये कैंसास से है, लेकिन ये वास्तव में एरिज़ोना से आया है। ये उन्हें ऑनलाइन टिकट पर विशेष नंबर देखकर पता चलता है। वो जल्दी फोनिक्स जाने के लिए तैयार होता है और अपने साथ केन को ले जाने के लिए भी सहमत होता है, क्योंकि वो पहले से ही सभी सुपरमार्केट को जानता है। कोनी फर्टिलिटी क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेती है और जोजो को अपने साथ समर्थन के लिए ले जाती है, क्योंकि उसने रिक को नहीं बताया कि वो ऐसा कर रही है। डॉक्टर उसे सूचित करता है कि यह उसका आखिरी शॉट है, इसलिए कोनी अपने पति के बजाय डोनर के बीज का उपयोग करने का फैसला करती है। बाद में शाम को टीना उन्हें फिर से संपर्क करती है ताकि पता चल सके कि सारा पैसा कहाँ गया। जब वो उनकी बात सुनती है तो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो इस बात से चूक जाते हैं। जोजो के सौंदर्य प्रदर्शन ब्रांड का उपयोग करके वो पहले ही पैसे साफ कर चुके थे। अब उन्हें जितनी जल्दी हो सके वो सब कुछ बेच देना चाहिए जो उन्होंने खरीदा था, और वो इसे प्रतिदिन कम मात्रा में बैंक में वापस डाल दें। जब रिक अपने बिजनेस यात्रा से वापस लौटता है तो वो नोटिस करता है कि कोनी ने नया टीवी खरीदा है, इसलिए वो उसे बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है और अब वो कूपन का उपयोग नहीं करती है। ये रिक को बहुत खुश करता है। इसी बीच केन और सिमोन इलाके के सभी कैशियर से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो किसी ऐसे के बारे में पूछ रहे होते हैं जिस ग्राहक को कूपन का जुनून हो। जब वो ग्रेग के पास जाते हैं तो उन्हें वो जानकारी मिलती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। ग्रेग कोनी का नाम नहीं जानता, लेकिन वो उन्हें उसका विवरण देता है और उसके 2 पैसे के आदर्श वाक्य का उल्लेख करता है, जिसे सुन के केन को वेबसाइट पे पड़े मोटो की याद आ जाती है। अगले दिन वो पास के डाकघर में जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कोई कार्यकर्ता गोरी कूपन वाली के बारे में कुछ जानता है। कोनी को कोई याद नहीं करता, लेकिन जब वो कूपन शब्द सुनते हैं तो वो इल पर चुटकी लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा जोजो की बचत करने की टिप्स यूट्यूब पे देखता रहता है। कोनी और जोजो अपना सारा सामान ईबे पर बेचने के लिए लगाते हैं, जो बहुत कठिन होता जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। जब वो एक कैफे में शराब पीने जाते हैं तो उन्हें एक गन क्लब के 2 आदमी मिलते हैं। फिर वो गन क्लब का पता प्राप्त करती है। बिक्री के लिए अपने सभी हथियारों के साथ बाद में वहाँ जाती है। जोजो बिक्री के लिए एक अद्भुत पिच देती है, पर लीडर अभी भी उसको खरीदने से मना कर देता है, इसलिए वो दोनों सारे हथियार उन्हें डिस्काउंट के साथ देने के लिए सहमत हो जाते हैं और वे उन सबको खरीद भी लेते हैं। केन और सिमन एल से निजी तौर पर पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई जानकारी देने से इनकार कर देता है। रिहा होने के बाद वो जोजो के घर जाता है और उससे एक लिफाफे में एक नोट नियमित मेल के रूप में बिल के बीच में रख देता है, जो जोजी बिना सोचे लेती है। अल जो ये नहीं जानता कि केन और सिमन ने उसका पीछा किया है और वो अपने वाहन में बाहर बैठे हैं और जब तक उन्हें जरूरत होगी वे घर के बाहर निगरानी करेंगे। जोजो के घर आने तक रात हो चुकी होती है और उनको एहसास होता है कि ये औरत ही है जो उस हाउसवाइफ ने यूट्यूब वीडियो पर देखी थी। जब जोजो अपनी गाड़ी से बाहर आती है तो वो नाचने लगती है, क्योंकि उसने जो लेटेस्ट डील की होती है वो बहुत ही बड़ी की होती है। अगली सुबह जोजो का जोजी के साथ एक झगड़ा होता है और मेल पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए वो हमेशा की तरह गुप्त घर के लिए ड्राइव करती है। केन और सिमन वहाँ उसका पीछा करते हैं और कोनी को भी देखते हैं और उसको ग्रेग के विवरण से बताई लड़की समझते हैं। अब सिमन और भी इंस्पेक्टर को इकट्ठा कर लेता है और अब उनके पास अधिक विवरण है। उसके लिए कोनी और जोजो की पहचान ढूंढना बहुत आसान है, खासकर जब वे ग्रेग को एक तस्वीर दिखाते हैं और वो इसकी पुष्टि करता है। उस रात बाद में जोजो को नींद आ रही होती है, इसलिए वो अपनी माँ की जांच करने के बाद रसोई में नाश्ता लेने जाती है। तभी वहाँ उसे आखिर में एल का नोट मिलता है, जिसमें वो उसको शहर छोड़ने के लिए आग्रह करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिमन अपने आदमियों के साथ आता है और कोनी, जोजो और जोजी को गिरफ्तार करता है। उनके घर और ठिकाने के बाद घर पर छापा मारा जाता है। टीवी पर गिरफ्तारी समाचार में जोजो का चेहरा देख एल हैरान हो जाता है। जब पूछताछ शुरू होती है, रिक और जोजी जल्दी से कहते हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। जोजो मासूम बनने का खेल खेलने की कोशिश करती है और दिखावा करती है कि वो नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसके वीडियो उसके कंप्यूटर पर मिल जाते हैं। दूसरी ओर कोनी अपना अपराध स्वीकार करती है, लेकिन वो ये सुनकर चौंक जाती है कि धोखाधड़ी करने के लिए उन्हें 40 साल तक जेल में रहना होगा। अगर उन्होंने आज तक जो भी किया वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है तो वो जोजो पर कम सजा देंगे, इसलिए कोनी सौदा स्वीकार कर लेती है। अब जोजो जमानत पर रिहा हो जाती है। वो सोचती है कि जोजी उनका इंतजार कर रही है, लेकिन वो वास्तव में इल होता है जो फूलों के साथ बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। अफसोस की बात यह है कि कोनी उतनी भाग्यशाली नहीं है। रिक केवल उसको डांटने के लिए जाता है और जमानत देने से इनकार कर देता है।
इसलिए कोनी तलाक मांगती है। जांच जारी होती है और निरीक्षक कूपन का पता एलेजेंड्रो और रोजा के पास लगाते हैं, लेकिन जब तक उन्हें ये पता चलता है तब तक वो पहले गायब हो चुके होते हैं। कोनी एक महंगे वकील को काम पर रखती है और ये सही निर्णय साबित होता है। उसके बाद जोजो को 10 दिन की जेल प्लस 1 साल की परिवीक्षा, जबकि कोनी को पैरोल की संभावना के साथ 11 महीने की जेल हो जाती है। सिमोन और केन इस परिणाम से बहुत खुश नहीं होते और राज्य के वकील से जवाब मांगते हैं, जो बताते हैं कि जज महिलाओं के साथ आसान हो गया है, अब मामला खत्म हो गया है, सिमोन को जाना होगा। लेकिन जाने से पहले वो केन से कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है और वो उसके साथ काम करके बहुत खुश है, लेकिन उसे अपने रवैये को थोड़ा कम करने की जरूरत है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं सबकी जिंदगी बदल जाती है। केन थोड़ा अच्छा होने लगता है, कोनी को तलाक मिल गया है जो वो चाहती थी और उपचार सफल हो गया, इसीलिए वो एक बड़े प्रेग्नेंट पेट के साथ जेल में समय बिताती है। अधिकारियों ने अधिकांश घोटाले की कमाई जब्त की, लेकिन सौभाग्य से वो नर्सरी में डिब्बों को ये सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि ये सिर्फ भोजन है, इसलिए जोजो उन डिब्बों को बचाने के लिए तैयार हो जाती है, ये जानकर कि कोनी उन सभी में पैसे छुपा कर रखी है। एल से मिलके वो और जोजो मोंटेग्रो चले जाते हैं, एक गैर प्रत्यक्ष देश, एक और सौंदर्य प्रदर्शन ब्रांड के तहत एक नया घोटाला शुरू करने के लिए। कोनी के आने की प्रतीक्षा में जब वो आखिर में मुक्त हो तो वो फिर से एक साथ काम कर सके। और ये मूवी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।